Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का session and the key topics will be dark oxygen, World Economic Forum's 2025 annual meeting, the Vikas Engine, Philadelphia Corridor and many more, right? And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on Chiki Today application. वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिफरेंट कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं जीके टुडे के एप्लीकेशन पर एंड यूपीएससी के लिए कोर्सेज है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जीके टुडे के ऐप पर जाकर. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट what is the purpose of oceanographic research vessel Samudra Ratnakar operated by Geological Survey of India? So GSI ने एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल लॉन्च किया था दैट इज समुद्र रत्नाकर और इसका पर्पस क्या है यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ऑप्शंस आपको गिवन है ही. लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड द फर्स्ट वन इज फिलाडेल्फिया कॉरिडोर व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ गाजा एंड व्हिच कंट्री. सो रिसेंटली फिलाडेल्फिया कॉरिडोर यह न्यूज में रहा एंड गाजा एंड अदर कंट्री जिसके बॉर्डर पर यह लोकेटेड है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट. So recently ये न्यूज में रहा just because of the Israeli-Palestinian conflict. Basically एक strategic significance रखता है ये place. एक critical smuggling route है into Gaza so that arms and goods को smuggling की जा सके through the Philadelphia corridor. बेसिकली ये न्यूज में रहा एक 14 किलोमीटर का एरिया है. गाजा इजराइल एंड इजिप्ट से सराउंडेड है. एग्जैक्टली ये मेडिटेरियन सी यहाँ से स्टार्ट होता है एंड आगे कैरिम शलम तक पास होता है एंड इसी के बिटवीन लोकेटेड है द रफा क्रॉसिंग, राइट. एंड इसकी हिस्ट्री की बात की जाए सो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बेसिकली एक ट्रीटी से रिलेटेड है दैट इज कैंप डेविड पीस ट्रीटी 1979. और इस ट्रीटी के थ्रू यहाँ पर जो इजिप्शियन ट्रूप्स थी उनकी एक्सेस को उनकी एंट्री को लिमिट कर दिया गया था और नो हैवी आर्मर अलाउड इन दिस रीजन, राइट. सो इजिप्शियन ट्रूप यहाँ पे अलाउ नहीं थे एज पर द 1979 कैंप डेविड पीस ट्रीटी. इसके बाद 2005 में इसराइल ने यहाँ से विड्रॉल कर लिया और ये जो प्लेस है ये डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर में कन्वर्ट हो गया. मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की गई. देन आफ्टर दैट 2007 में कंट्रोल शिफ्ट हुआ एंड बेसिकली इस पर कंट्रोल कर लिया हमास ने एंड यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग इंटेंसिफाई हो गई एंड नाउ सीज फायर नेगोशिएशन चल रहे हैं यहाँ पर. बट इस युद्ध के बाद जो रिसेंटली हुआ है इसराइल एंड पैलेस्टीनियन के बिटवीन, इसराइल चाहता है इस जगह पर अपना कंट्रोल करना और इस प्रकार जो सीज फायर नेगोशिएशन चल रहे थे बिटवीन दीज कंट्रीज दैट इज गाजा इसराइल एंड इजिप्ट वो रुक गए एंड नाउ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इसराइल अपना कंट्रोल करना चाहता है. दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. सो बेसिकली कॉरिडोर क्रूशियल है बिकॉज यहाँ से वेपन्स एंड अदर स्मगलिंग आइटम्स को स्मगल किया जाता है. इजरायली मिलिट्री की प्रेजेंस रिसेंटली यहाँ पर देखी गई है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो कॉरिडोर की बात की जा रही है, इसी से रिलेटेड कुछ अदर कॉरिडोर्स को हम रिवाइज करेंगे. सो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इज अ प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. सो बेसिकली इंडिया एंड जापान के बिटवीन एक जॉइंट कोलैबोरेशन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर. द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ये इंडिया के कौन से दो सिटीज को कनेक्ट करता है? चेन्नई को व्लादिवोस्टॉक से कनेक्ट करता है. व्लादिवोस्टॉक इट्स अ पार्ट ऑफ रशिया. And the Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network economic corridor between which two countries, Nepal and China के between. The city of Colombia has successfully reduced its average temperature by 2 degrees Celsius using green corridors. That is done by Medellin. And the Eastern Maritime Corridor connects with two cities of India and Russia. Chennai and Vladivostok को connect करता है the EMC. सिगुर एलिफेंट कॉरिडोर किस स्टेट पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में है. एंड फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इजिप्ट एंड गाजा के बॉर्डर पर लोकेटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What is the theme of the World Economic Forum's 2025 annual meeting held in Davos? So as we all know कि Davos में WEF अपनी एनुअल मीटिंग को कंडक्ट कराता है. जैसे 2024 में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था. सो सेम 2025 में एनुअल मीटिंग हुई और इसके लिए जो
थीम रही थी दैट इज कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। ये थीम रही थी डावोस स्विट्जरलैंड के इस समिट की रिसेंटली। सो बेसिकली डब्ल्यूईएफ को क्लॉस श्वाब ने फाउंड किया था तब इसका नाम था द यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। आफ्टर दैट 1987 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड 2015 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था डब्ल्यूईएफ को। जो मेजर रिपोर्ट्स है जो डब्ल्यूईएफ एनुअली पब्लिश करता है जस्ट लाइक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एंड मैनी मोर। इसी से पहले हमने देखा था अभी रिसेंटली इन्होंने फ्यूचर जॉब रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें इंडिया की रैंकिंग सेकंड थी आफ्टर यूएसए। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है रिसेंटली डावोस में इनकी एनुअल समिट हुई थी और इसकी थीम रही थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिपोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। So recently, which organization released the World Economic Situation and Prospect Report? So इसे यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली रिलीज किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसे किसने पब्लिश किया? आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 39 रैंक पे रहा था। एंड रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया था टू एस्टेब्लिश एआई सेंटर और it is done by the Karnataka. Let's move to the next one. What is dark oxygen that was recently highlighted in news? So dark oxygen ये term अभी news में रहा and answer is option number A. Oxygen produced thousands of feet below the ocean surface without light or photosynthesis. So oxygen production का एक another way recently highlight हुआ है that is the dark oxygen. So recently स्टडी के थ्रू ये मालूम चला है साइंटिस्ट को कि ओशन सरफेस पे जो मेटल लम्प्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है दी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ डार्क ऑक्सीजन बिलो द ओशन सरफेस। राइट, सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी के थ्रू डार्क ऑक्सीजन जनरेट होती है ओशन सरफेस पर। इसके लिए सनलाइट और प्लांट्स और नो अदर प्रोसेस जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस इन्हें यूज किया जाता है। सो एक अदर वे ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का सामने आया है बिलो द ओशन सरफेस, दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। और इस प्रकार इस डिस्कवरी से जो हमारे प्रीवियस बिलीव्स थे, से जो रिसर्च थी वो सब चैलेंज की गई ऑन द डीप ओशन प्रोसेस एंड स्टडी। सो सिंपली डार्क ऑक्सीजन ये रिलेटेड है ओशन सरफेस से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उस टर्म से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की जा रही थी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। सो फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में इन्हें डिस्कवर किया गया था एंड द फर्स्ट लोकेशन इज द कारा सी, आर्कटिक ओशन ऑफ साइबेरिया। यहाँ पर ग्लोबली डिस्कवर किए गए थे दी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। जनरली इनमें काउंट किया जाता है मैंगनीज को, आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, कॉपर को, लिथियम को, जो H2O के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देते हैं एंड ऑक्सीजन का जनरेशन होता है। इंडिया में जो मेजर डिपॉजिट्स है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए, और मोस्टली तो हम इंपोर्ट करते हैं, जो कोबाल्ट है काफी अदर कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं जस्ट लाइक चाइना, एंड निकल एंड कॉपर हमारे पास अवेलेबल है। वर्ल्ड में जो मेजर डिपॉजिट्स है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के दैट इज नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, पेरू बेसिन इन द साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन एंड नॉर्थ इंडियन ओशन। यहाँ पर मेजर डिपॉजिट्स देखने के मिलेंगे द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जिनसे डार्क ऑक्सीजन जनरेट होती है। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिन्हें एक्सेस मिला था यूनाइटेड नेशन से, एक स्टेटस मिला था और इसी के लिए 7500 किलोमीटर स्क्वायर का जगह हमें एलोकेट किया गया था बाय द यूएन इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन सो दैट हम रिसर्च को कंडक्ट कर सके फॉर द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। एंड इसी डीप स्टडी से रिलेटेड है समुद्र रत्नाकर जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने परचेज किया था साउथ कोरिया से सो दैट हम अपनी ओशनोग्राफिक स्टडी को एनहांस कर सके। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज विकास इंजन वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली विकास इंजन यह न्यूज में रहा एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस
इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर रहे थे दैट इज विक्रम अम्बालाल साराभाई, उन्हीं के नाम पर नाम रखा गया था द इंजन, विकास इंजन। एंड रिसेंटली यह न्यूज में रहा बिकॉज इसरो सक्सेसफुली रिसेंटली इसे रीस्टार्ट कर रहा है द विकास लिक्विड इंजन, और इसे रीयूज किया गया महेंद्रगिरी प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो इसरो ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है जस्ट लाइक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, सो दैट जितने भी फ्यूचर स्पेस मिशन रहने वाले हैं उनके लिए कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, और उसी का पार्ट रहा द विकास इंजन। और डिफरेंट जो लॉन्च व्हीकल्स है इसरो के जस्ट लाइक PSLV, GSLV MK3, इनको पावर करने में हेल्प करेगा द विकास इंजन। इनकी पे लोड कैपेसिटीज को एनहांस करने में अब रोल होने वाला है विकास इंजन का, जिसे रीयूज किया जाएगा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। सो बेसिकली इसरो की बात की जा रही है, कब फाउंड किया गया था? 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था। दी फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट कौन सी रही थी इसरो की? दैट इज आर्यभट्ट, और 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। एंड करंट चेयरमैन ऑफ इसरो वह कौन है? दैट इज वी नारायण, द करंट चेयरमैन। एंड K7 यह एस सोमनाथ से पहले चेयरमैन रह चुके थे इसरो के, एंड अभी रिसेंटली बने हैं वी नारायण। सो यहाँ पे मिशन से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम? सो मिशन मौसम रिसेंटली जान में हमने देखा था, एंड ये रिलेटेड है विथ मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन, एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। इसे लॉन्च करा है मध्य प्रदेश ने। RODTEP स्कीम किस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एंड रिसेंटली इंडियन हाई कमीशन ने हिंदी एजुकेशन को श्रीलंका में प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, दैट इज भारत हिंदी महोत्सव। एंड AI पार्टनरशिप विद इंडियाज AI मिशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अनाउंस करा है? माइक्रोसॉफ्ट का इनिशिएटिव रहा। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा, द फर्स्ट सिटी। एंड क्लाइमेट मिशन इसको स्टार्ट करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी, यह कौन बना? दैट इज इंदौर, मध्य प्रदेश, राइट। एंड नाउ इंदौर में जो भीख मांगना है उसे भी बैन कर दिया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हु हैज बीन अपॉइंटेड DG ऑफ द CRPF रिसेंटली? सो रिसेंटली CRPF के DG कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एंड काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है अबाउट द वितुल कुमार। सो बेसिकली वितुल कुमार द सीनियर IPS ऑफिसर, इन्हें थोड़े टाइम पहले CRPF का DG अपॉइंट किया गया था, द एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया था। बट नाउ ऑफिशियली ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को DG अपॉइंट किया गया है CRPF का। इन्होंने किन्हें सक्सीड करा है? सो अनीश दयाल सिंह को सक्सीड करके द न्यू DG बने हैं CRPF के, दैट इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एंड रिसेंटली एडिशनल चार्ज पे रहे थे वितुल कुमार, द CRPF ऑफ द DG ऑफ CRPF, राइट। सो बेसिकली ये असम पुलिस के चीफ रह चुके हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है CRPF। बेसिकली 1939 में CRPF को फाउंड किया गया था सो दैट इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके ड्यूरिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, राइट। इसके अलावा काफी डिफरेंट फोर्सेस है जो सेंट्रल आर्म फोर्स के अंडर वर्क करती है, CRPF इज वन ऑफ दैम। इसके अलावा असम राइफल्स, बेसिकली 1835 में असम राइफल्स को स्टार्ट किया गया था, एंड ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है यह। इनिशियली इसे कचर लेवी के नाम से स्टार्ट किया गया था, द असम राइफल्स। इसके अलावा द BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर अलोंग साइड इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ CISF
जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स एंड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, दैट इज CISF। इसके अलावा ITBP है, जो ट्रेन्ड ऑफिसर्स का ग्रुप है, जो बेसिकली माउंटेन एरिया में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नियर द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ चाइना। एंड इसके अलावा NSG है, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, 1984 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। काउंटर टेररिज्म यूनिट है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा दी लास्ट वन इज सशस्त्र सीमा बल। बेसिकली 1960 में इसे बनाया गया था एज स्पेशल सर्विस ब्यूरो, और बेसिकली इसका जो मेन एजेंडा है बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी को इंश्योर करना ड्यूरिंग वॉर टाइम, दैट इज डन बाय द सशस्त्र सीमा बल SSB, and at last the CRPF, right? Let's move to the next one. सो इससे रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से, सेंट्रल आर्म फोर्सेस से, यह सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है। एंड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया laid the foundation stone of Central Ayurveda Research Institute in which city? So दिल्ली में इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। CDHCO किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। एंड न्यू DG कौन बने हैं? CRPF के, दैट इज वितुल कुमार, राइट? तो दिसंबर 2024 में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, वितुल कुमार को एडिशनल चार्ज दिया गया था, बट नाउ ऑफिशियली कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एंड सो वितुल कुमार अब यह नहीं रहे हैं द DG ऑफ CRPF। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड द नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर विच क्लासेस? सो बेसिकली क्लास 5 and 8 के लिए। The short neck clam seeds were recently released into which lake by the Central Marine Fisheries Research Institute? So अष्टमुडी लेक में रिलीज किया गया था। स्माइल एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। एंड CAPF ये हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को शो करता है। एंड विच पैरामिलिट्री फोर्स? CAPF की। सो CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF में जो वुमेन प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वह सबसे हाईएस्ट है करंटली, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज National Disaster Response Force works under which ministry? So recently NDRF न्यूज में रहा, that is National Disaster Response Force. So recently Union Ministry of Home Affairs ने अटेंड किया था the 20th रेजिंग डे ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था इस इवेंट को? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। बेसिकली 2006 में NDRF को फॉर्म किया गया था। एंड जो ऑपरेशनल कमांड होते हैं NDRF के, वो कौन होते हैं? सो जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं द NDRF को। एंड बेसिकली 2006 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे क्रिएट किया गया था। और मैन मेड डिजास्टर एंड नेचुरल जितने भी डिजास्टर है उनको मैनेज करना काम है NDRF का। और श्री पीयूष आनंद IPS ऑफिसर है एंड रिसेंटली NDRF की DG है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। काफी सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, सो दैट अगेन एंड अगेन रिवीजन होता रहे सेम क्वेश्चंस का। विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव रहा। PM कुसुम को किसने लॉन्च करा है? द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड विच मिनिस्ट्री हैज क्रिएटेड द cultural village Kalagram in Prayagraj? It is done by Ministry of Culture. Which government ministry funded the project to develop the silver nanowire based conductive ink technology? So Ministry of IT का initiative रहा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा भारत क्लाइमेट फॉरम 2025 इवेंट के दौरान। एंड रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम, एंड इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। एंड विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, right? Let's move to the next one, and that is next is which state UT's virgin coconut oil received a geographical indication recently? So GI tag मिला है एक स्टेट और UT के कोकोनट ऑयल को, एंड दैट इज
अंडमान एंड निकोबार। एंड रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार के इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला इसकी बढ़ती रिकॉग्नाइजेशन के कारण। एंड इसीलिए अंडमान एंड निकोबार में वुमेन्स को ट्रेन किया जा रहा है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए, सो दैट इस प्रोडक्ट की जो रीच है उसे इम्प्रूव किया जा सके। बेसिकली इस प्रोडक्ट को ट्रेडिशनली वे से बनाया गया है, अनरिफाइंड है, अनब्लीच्ड है एंड नो केमिकल्स को कंटेन करता है। एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सो बेसिकली वर्जिन कोकोनट ऑयल को अंडमान एंड निकोबार में जीआई टैग मिला, राइट। सो इसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो रीसेंट जीआई टैग एंड कौन से प्रोडक्ट्स को मिले हैं, एंड दैट इज होलंगापार गिब्बन सैंक्चुरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल बेवरेज दैट रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग फ्रॉम असम्स बोडो कम्युनिटी, दैट इज बोडो जो ग्वारन, राइट। एंड अंबाजी व्हाइट मार्बल जीआई टैग मिला है, प्रिडोमिनेंटली किस स्टेट में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस सिटी से बिलोंग करती है, वाराणसी से। द सिटी ऑफ मिराज, इसे रिसेंटली जीआई टैग अवार्ड मिला फॉर इट्स क्राफ्ट्समैनशिप इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और किस स्टेट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। एंड केथिया वीट रिसेंटली जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सांझी क्राफ्ट जीआई टैग मिला, किस स्टेट से रिलेटेड है, यूपी से। मैटेब्री पैरा एंड पचारा रिसेंटली गॉट ए जीआई टैग एंड ये रिलेटेड है त्रिपुरा से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which ministry has developed the entity locker platform? So recently एक प्लेटफॉर्म न्यूज में रहा, दैट इज एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म, और किस मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप किया है, इट इज बाय, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के, दैट इज अश्वनी वैष्णव। सो बेसिकली एक सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे एनईजीडी ने डेवलप करा है, सो दैट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को रेगुलेट किया जा सके, मैनेज किया जा सके। बेसिकली एनईजीडी दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। सो रिसेंटली इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, दैट इज एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म। सो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्व करेगा प्लेटफॉर्म, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, ट्रस्ट को, सोसाइटीज को डिजिटल सिग्नेचर फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहने वाला है। गवर्नमेंट सिस्टम के साथ इस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया जाएगा सो दैट रियल टाइम वेरिफिकेशन पर फोकस किया जा सके एंड इंडिया के डिजिटल गवर्नेंस विजन को सपोर्ट किया जा सके, राइट। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है किन्होंने लॉन्च करा है, किन्होंने डेवलप करा है, एनईजीडी दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इन्होंने डेवलप करा है एंटिटी लॉकर को, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, जो डिफरेंट पोर्टल्स एंड प्लेटफॉर्म अभी न्यूज में रहे थे उन्हीं से रिलेटेड। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट विच इवेंट? सो भारत क्लाइमेट फोरम में रिसेंटली अभी हमने कंप्लीट किया था इस क्वेश्चन को। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे सीएजी कैग यूज कर रहा है टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग, दैट इज ओपन डेटा किट। एंड सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म किस डिपार्टमेंट के अंडर फंक्शन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। एंड एसडब्ल्यूएआर प्लेटफॉर्म लैंग्वेज बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए लॉन्च किया गया था, किस स्टेट ने? गुजरात ने। एंड रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म जिसे ट्रिपल आईटी दिल्ली ने डेवलप किया है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करना जिससे जो एजिंग प्रोसेस है उसे स्लो डाउन किया जा सके, एंड दैट इज द नेम इज एज एक्सटेंड, राइट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट फॉर एयर क्वालिटी डेटा, एंड दैट इज एयर क्वालिटी डैशबोर्ड, राइट। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एयर क्वालिटी डैशबोर्ड और इसे आईसीआईएमओडी ने लॉन्च किया था एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल, इस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने नो चाइल्ड लेबर से पोर्टल लॉन्च करा, पेंसिल पोर्टल, एग्जैक्टली पेंसिल पोर्टल। Let's move to the next one, and that is recently the Zoological Survey of India has identified 23 species of blood-sucking flies in which state or UT? So recently खून चूसने वाली फ्लाइज को डिटेक्ट किया गया, ऐसी लगभग 23 स्पीशीज को रिसेंटली डिस्कवर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है JSI के थ्रू। एंड कहाँ पर किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो जेएसआई ने 23 स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करा है, जिसमें से 13 तो इंडिया में न्यू है। इससे पहले जो 10 थी वो वही पुरानी वाली है, द ब्लड सकिंग फ्लाइज। बेसिकली मस्कुटो की सिमिलर ये दिखती है, लाइफ स्टॉक पर मेनली अपना फीड करती है, एनिमल्स पे, वाइल्ड एनिमल्स पे। एंड जो वायरस है उन्हें ट्रांसमिट करने पे भी यह केपेबल है। सो बेसिकली काफी सारे वायरस है जिनको ये ट्रांसमिट करती है, और इसी से रिलेटेड एनिमल्स में डिजीज भी देखी गई है। और एग्रीकल्चर में रिस्क देखने को मिल सकता है इन वायरस के ट्रांसमिशन से फ्रॉम दीज लिटिल इंसेक्ट्स, राइट। एंड अभी तक ह्यूमंस में कोई भी डिजीज इन रेयर स्पीशीज से डिटेक्ट नहीं की गई है। रेयर तो नहीं है, काफी अमाउंट में है, द ब्लड सकिंग फ्लाइज। सो ह्यूमंस में अभी तक कोई भी डिजीज डिटेक्ट नहीं की गई है फ्रॉम दीज ब्लड सकिंग फ्लाइज। एंड बट इन पर रिसेंटली कंट्रोल के लिए एक्शन चल रहे हैं, सो दैट इनकी जो पॉपुलेशन है उन्हें कंट्रोल किया जा सके। और रिसेंटली इस स्टडी को रिवेल किया गया, बेसिकली 2022 एंड 23 में जो सर्वे किया गया था उसके बेस्ड पर रिसेंटली यह रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जेएसआई के द्वारा, दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली 1916 में इसे स्टार्ट किया गया था। एंड द इम्पोर्टेंट रेड डेटा बुक, बेसिकली इसके लेटेस्ट एडिशन को इन्होंने पब्लिश किया था जेएसआई ने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2018 में। सो जो लेटेस्ट एडिशन है रेड डेटा बुक का वो 2018 का है। और कौन इसे रेगुलेट करता है? द जेएसआई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, and that is Pangso Pass International Festival is celebrated every year in which state? So recently 3-day festival news में रहा, that is Pangso Pass International Festival, एंड इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली पेमा खांडू ने किया था। एंड नाउ पेमा खांडू एक किस स्टेट के सीएम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। और इस प्रकार पंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल यह रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। सो बेसिकली अरुणाचल के रिच हेरिटेज को शो करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है विथ फोक सॉन्ग्स, स्पोर्ट्स एंड हिस्टोरिक साइट टूर, राइट। एंड लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इसका मेन एम रहने वाला है। एंड बेसिकली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया गया? सेल्फ रिलायंस के लिए, नामपोंग एंड चांगलांग, दैट इज रिलेटेड विथ अरुणाचल प्रदेश, राइट। सो फेस्टिवल ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश का है। एंड नाउ कुछ अदर फेस्टिवल्स को हम रिवाइज करेंगे जो लास्ट सेशन में हमने कवर किए थे, एंड दैट इज गंगा सागर मेला इज अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड वेस्ट बंगाल में इसे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। द बॉर्डर त्योहार फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है? द हट्टी ट्राइब। एंड प्रतिष्ठा द्वादशी फेस्टिवल इसे होस्ट किया अयोध्या ने। फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। एंड मोदविथ फेस्टिवल यह रिलेटेड है टोडा कम्युनिटी से, तमिलनाडु का है। एंड मक्कावल्लिक्कू फेस्टिवल यह रिलेटेड है केरला से। एंड तमु लहोसर फेस्टिवल किस कंट्री का है? नेपाल का है, राइट। एंड रिसेंटली नेपाल के पोखरा में द बैलून फेस्टिवल को भी मनाया गया था, राइट। इसी के साथ ये सेशन आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड आज के जो क्विज के टॉपिक हैं दैट इज रिलेटेड विथ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग। एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, राइट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।